Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So today's class will be without cameras. ना हम दिखेंगे ना बच्चे दिखेंगे due to some technical reason. But anyways, we will try to focus. Actually यहाँ बैठने वालों को तो शायद ही कोई दिक्कत हो, but जब आप बाद में वीडियो देखते हो तब कैमरा होता है तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, हाव भाव दिख जाते हैं ना, और बिना कैमरा के नहीं दिखता, ऐसा लगता है जैसे फोन पे पढ़ा रहे हैं किसी को, ऐसा लगता है. बट एनीवेज एक क्लास के लिए आप एडजस्ट करना है ना, कभी रिवीजन करो तो इसका. ओके, एनीवेज. So the chapter number, so next chapter is chapter number 7 of your class 11. शायद ये नई बुक में chapter 6 है, because एक chapter omit हो चुका है तो एक chapter का serial number का difference आ ही रहा है. ठीक है, chapter का नाम क्या है? Permutations and combinations. Sequence में चल रहे हैं हम और sequence में ही चलेंगे till the end. कोई skip नहीं करेंगे, कोई अगर emergency नहीं आई तो, क्योंकि हमारा कोर्स अच्छी स्पीड में चल रहा है तो शायद जो भी आपके स्कूल में चैप्टर्स हो रहे होंगे वो करीब करीब हमारे कवर ऑलरेडी हो रहे हैं तो आपको कुछ चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं. अब अनटिल एंड अनलेस स्कूल वाले उठा के कहते हैं कि पहले 11th पढ़ो, फिर तो अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते, है ना. बाकी अगर एक दो चैप्टर भी स्किप करके वो 7th 8th पे पहुंचते हैं तो भी हमारा कोर्स स्पीड में चल रहा है. ठीक है, सो इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं. डिस्क्लेमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्लेमर समझते हो? वैधानिक चेतावनी. मूवी स्टार्ट होती है ना, वैधानिक चेतावनी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी. ये चैप्टर, इस चैप्टर के लिए मत पढ़ना है. चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस करने के लिए मत पढ़ना. चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस करने के लिए पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस तो यूं ही हो जाएंगे. ये चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है आपकी आगे के मैथमेटिकल करियर में. ठीक है, बहुत बड़ा रोल है आगे के मैथमेटिकल करियर में, स्पेशली प्रोबेबिलिटी में. स्पेशली बाबू से प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही सरल सा टॉपिक था 10th क्लास का, बट अभी आने दो 11th में सरल ही है, 12th में आने दो हालत खराब हो जाएगी. 11th तक भी सरल ही है, लेकिन 12th में कुछ बहुत ही विकराल रूप है प्रोबेबिलिटी, और वो 12th की प्रोबेबिलिटी तभी समझ में आएगी जब आपको 11th की भी आती हो प्रोबेबिलिटी और साथ में ये चैप्टर आता हो. क्या? परम्यूटेशंस एंड, अब ये बार बार ये वर्ड थोड़ा अजीब सा लग रहा है. कॉम्बिनेशन वर्ड तो आपने सुना होगा, इंग्लिश वर्ड कॉम्बिनेशन तो आपने सुना होगा, इंग्लिश वर्ड परम्यूटेशन आपने नहीं सुना होगा. सो इसको एक सरल सी भाषा का नाम दे दें, ये तो मैथमेटिकल वर्ड है, तो सरल सी भाषा का नाम दे दें तो ये है अरेंजमेंट्स. क्या है ये? अरेंजमेंट्स. तो अब थोड़ा सा आसान लगे ताकि चैप्टर पढ़ने में सुनने में आसान लगे. ठीक है ना, अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशंस तो यानी आपको कॉम्बिनेशंस बनाना है. ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम का अर्थ तो समझ में आ गया. अरेंज करना है चीजों को और कंबाइन करना है. अरेंज करना है, कंबाइन करना. अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ताकि चैप्टर में इंटरेस्ट पहले से ही बना रहे. इस चैप्टर की एक खासियत और है, जब मैं आपको समझा रहा हूं तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. मैं या कोई भी समझाया था, इवन स्कूल में भी ये चैप्टर स्टार्टिंग में बहुत अच्छे समझ आता है. मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट, जब प्रेजेंट में जो क्लास चल रही है वो क्लास ना समझ आए ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि चैप्टर में वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन चल रहा है ना वो मुझे नहीं समझ आया, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है और ऐसा तो कोई टॉपिक ही नहीं है. जो चल रहा है वो तो समझ में आता है, बट जो चल चुका है मतलब इसमें पता नहीं चलता बवंडर में कब घुस रहा है. जब घुस रहे हैं बवंडर में तो लगता है हाँ आसान है, वेरी इजी, कूल. जब घुस जाते हैं पता नहीं कब ये चैप्टर विकराल बन जाता है. मतलब हमको खुद को रियलाइज नहीं होता, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमको लगता है ये कहाँ आ गए हम, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द थिंग्स. जो भी पढ़ो सेम डे रिवाइज करना और खुद से करके देखना बहुत जरूरी है. वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने कहा प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी इस पर बेस्ड है, और प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर होता है. आपको पता है प्रोबेबिलिटी में कोई भारी कैलकुलेशंस नहीं है, इसमें भी कोई भारी कैलकुलेशंस नहीं है. ऐसा नहीं कि आपको समथिंग ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा, उसमें कैलकुलेशंस बड़ी आसान है, बट लैंग्वेज बेस्ड है. क्या है? भाषा को समझना पड़ेगा. सो लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है, लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर थोड़े से ट्रिकी होते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उल्टा आसान होते हैं, ये ट्रिकी होते हैं. तो एक एग्जांपल देते हैं आपको. आप सब लोगों ने ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी शायद देखी हो, हमने भी दिखाई थी शायद यहाँ पे. आप लोगों का बैच था, पता नहीं किसका था, हमने यहाँ पे वो बच्चों को मूवी दिखाई जब वो नई नई रिलीज हुई थी, शायद आपसे पिछला बैच है. ठीक है, एनीवेज सबने देखी थी वो, अपने घरों में तो देख ली होगी. नहीं देखी? देखी. उसमें वो 30 बच्चों को आईआईटी की कोचिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट.
तो उसमें उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए बीच में एक सिचुएशन आया था, एक सीन था, उसमें वो कहता है कि आप लोग 30 लोग हो, आप लोग आपस में हैंडशेक्स करें, हाथ मिला एक दूसरे से, तो कुल मिला के कितने हैंडशेक्स होंगे? याद है वो सीन? याद है? वो कहता है कि आप लोग 30 लोग हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, पहले ने दूसरे से हाथ मिलाया, एक हैंडशेक हो गया, पहले ने तीसरे से हाथ मिलाया, दूसरा हैंडशेक हो गया, पहले ने चौथे से मिलाया, फिर दूसरे ने तीसरे से मिलाया, फिर चौथे ने छठे से मिलाया, ऐसा करते 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 कितने हैंडशेक्स होंगे? ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा था। उस सवाल का जवाब ये चैप्टर देगा, अगर आपको चैप्टर ढंग से आता है। एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल हमारे, अच्छा सारी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, सारी की सारी, इसमें क्या है, ऐसा मत सोचना कि सिचुएशंस बनाई गई हैं, कुछ एक बनाई गई होंगी, लेकिन सारी, अभी जैसे 5 लोग हो आप, मैंने कहा 5 लोग आपस में हैंडशेक्स करो, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है ना, कितने हैंडशेक्स होंगे? ठीक है, अच्छा एनीथिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो हम सबके साथ ये घटित होता है कि सपोज करो हमको पार्टी में जाना है, हमारे पास 3 टी शर्ट्स हैं एंड 4 जीन्स हैं, 4 पेयर ऑफ जीन्स है। पेयर ऑफ जीन्स मतलब 4 जीन्स है ना, वैसे जो हमारी जीन्स होती है ना, वो जीन्स नहीं होती, वो पेयर ऑफ जीन्स होती है, क्योंकि उसमें 2 टांगे होती है ना। तो मैं कहूँ 4 पेयर ऑफ जीन्स है, तो ऐसे मत सुना 8 की बात कर रहा हूँ, वो 4 ही है ना। एक को एक पेयर ऑफ जीन्स कहते हैं, एक जीन्स को भी हम क्या कहते हैं? 1 पेयर ऑफ जीन्स। हम हिंदी में गलत यूज करते हैं जीन्स जीन्स जीन्स, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो हमारे पास 4 पेयर ऑफ जीन्स है, 4 जीन्स हैं और 3 टी शर्ट्स हैं। तो हम कहीं भी कोई पार्टी में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन में डाल के जाओ। भाई टी शर्ट नंबर 1 के साथ जीन्स नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2 के साथ जीन्स नंबर, टी शर्ट नंबर 1 के साथ जीन्स नंबर 2, टी शर्ट नंबर 1 के साथ जीन्स नंबर 3 एंड टी शर्ट नंबर 1 के साथ जीन्स नंबर 4, फिर टी शर्ट नंबर 2 के साथ जीन्स नंबर 1, जीन्स 2, जीन्स 3। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है या नहीं है, जो हम सबने फेस करी होगी और करते ही है या नहीं है? बताओ। इस सवाल का जवाब भी ये चैप्टर देखो। तो आप समझ गए होंगे, कॉम्बिनेशन बनाने हैं, अरेंजमेंट्स बनाने हैं, समझ गए क्या? चैप्टर में क्या होने वाला है ये पहली क्लास से क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये काम इस चैप्टर में होने वाला है, ठीक है। तो रेडी हो चैप्टर में घुसने के लिए? रेडी हो? हेडिंग रहेगी हमारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, मान लो कि सम्मेलन में गए, अब सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन होते हैं, आपको पता है रजिस्ट्रेशन, वैसे तो दूल्हा दुल्हन पहले पसंद हो जाते हैं वहां पे, बट फिर भी चलो एक एक एग्जाम्पल, एक साइड में चल के कुछ सोचते हैं कि मान लो कि 4 दुल्हन है और 6 दूल्हे हैं, अब कॉम्बिनेशन बैठाना है, तो कितने जोड़े तैयार हो सकते हैं, कितने पॉसिबल पेयर्स वहां पे तैयार हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब ये देगा, ठीक है। और वहां पे कुछ देखो, किसी के सिचुएशन में, किसी एग्जाम्पल में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी, किसी में डिफरेंट होगी। जैसे टी शर्ट एंड जीन्स का जो एग्जाम्पल है, उसमें तो चीजें रिपीट हो सकती है। जैसे टी शर्ट 1 के साथ एक बार तो जीन्स 3 चल गई, और टी शर्ट 1 के साथ एक बार जीन्स 4 चल गई, लेकिन अभी शादी करवा रहे हैं तो उसमें थोड़ी रिपीट हो सकता है। दुल्हन 1 के साथ दूल्हा 1 फिक्स हो गया, तो अब दुल्हन 1 के साथ दूल्हा 2, ये एग्जाम्पल, ये मतलब ये वाला केस निरस्त हो जाएगा, हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स चेंज होंगे तो सिचुएशंस भी चेंज होंगी, सब कुछ सोचना पड़ेगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा इंटरेस्टिंग भी है चैप्टर, मजा आएगा करने में, बट प्रॉब्लम ये कि जब मजा आ रहा होगा तब लग रहा होगा आसान है, और अचानक से मतलब तीसरी चौथी एक्सरसाइज में घुसते घुसते मिसलेनियस में आते आते तो वाकई में लिटरली बच्चे कहते हैं इधर मिसलेनियस में है, लेकिन चैप्टर का परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पी और सी भी नहीं आता अभी तो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ना पड़ जाएं, उसके लिए क्या करना है? डेली रिवीजन, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराएं उनका वापस प्रैक्टिस खुद से करके देखना है, ओके ठीक है। एंड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा प्रेजेंटेशन भी मैटर करेगा इस चैप्टर में, ठीक है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ते ही सर ये आंसर, बट क्या करूं उसका प्रेजेंट तो कर, ये आंसर क्यों, कुछ लाइनें तो लिख, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा होने वाला है, कैसा होने वाला है? सब्जेक्टिव पेपर। सो लैंग्वेज बनानी भी इस चैप्टर में सीखनी पड़ेगी अगर नहीं आती। हालांकि मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको लास्ट ईयर बनवाना सिखाया था। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमारा क्या हाल था लास्ट ईयर? क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर हो जाता था करीब 1/2 3/7 ऐसी प्रोबेबिलिटी, 7 बोल्स में से 3 रेड बोल सेलेक्ट करनी, सब 3/7 प्रोबेबिलिटी। अरे आंसर तो बोलते ही आ गया, लिखें क्या? तो सिखाया था नहीं सिखाया था? मैंने कहा था सीखो बच्चों, सीखो कैसे लाइंस बनाते हैं, सिखाया था। अभी उस कारवा को आगे कंटिन्यू करेंगे, इधर और भी सीखेंगे, ज्यादा सीखेंगे उससे, ठीक है। तो चलें चैप्टर में एंटर हो जाएं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, देखो क्या कह रहे हैं इन दिस चैप्टर, इधर ध्यान दो सब लोग। इन दिस चैप्टर we basically study the methods of calculating the number of ways in which a particular event can be occurred। क्या समझे?
कोई पर्टिकुलर घटना कितने तरीकों से हो सकती है उसके तरीकों को कैलकुलेट करता है ये चैप्टर। जैसे 30 हैंडशेक्स होंगे तो कितने तरीकों से हो सकते हैं, कितने हैंडशेक्स होंगे, मतलब 30 लोग हैं तो कितने हैंडशेक्स होंगे, तो घटना क्या हो रही है, हैंडशेक होना। अब वो हैंडशेक कितने तरीकों से हो सकता है, जैसे मेरे को ड्रेस पहन के जानी है, मेरे को मेरा एक अटायर डिजाइन करना है, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास है 4 टी-शर्ट, मेरे पास है 5 पेयर ऑफ जीन्स, मेरे पास है 6 पेयर ऑफ शूज, मेरे पास है 10 टाई। अब इन सबसे करो तैयार, तो कितने ड्रेसेस तैयार हो सकते हैं, इस चैप्टर का जवाब ये देगा। क्या करता है ये, नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करता है। क्या करता है, अब वो नंबर ऑफ वेज क्या क्या है इस पे ये बात नहीं करता। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो प्रोबेबिलिटी में जैसे मैंने कहा कि तीन जीन्स हैं एंड 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं एंड 4 टी-शर्ट्स हैं, तो कितनी ड्रेसेस तैयार हो सकती है, तो कितनी तैयार हो सकती हैं ये तो ये चैप्टर बात करेगा, और क्या क्या तैयार हो सकती है वो प्रोबेबिलिटी बात करेगी। सो प्रोबेबिलिटी में क्या मैटर करता है कि केस क्या है, केस बताओ पूरा, ये केस क्या है इसकी बात कम करता है, ये तो बस इतनी बात करता है कितनी है काउंट करके बता दो, दैट्स इट, कितनी है। अब वो जैसे मैंने कहा कि साक्षी कितने पेयर ऑफ ड्रेसेस तैयार कर सकते हो, साक्षी ने कहा सर मैं 20 पेयर ऑफ ड्रेसेस तैयार कर सकती हूँ। तो इस चैप्टर का आंसर तो ये चैप्टर तो किस चीज का आंसर देता है, कितनी तैयार हो सकती है, कितनी तैयार हो सकती है 20, दैट्स इट, खत्म। ये चैप्टर आगे की बात नहीं करता। अब प्रोबेबिलिटी क्या करता है, वो 20 बताओ कौन कौन सी, जैसे ग्रीन टी-शर्ट के साथ ये वाला पेयर ऑफ जीन्स के साथ ये वाला शूज, एक ड्रेस तैयार हो गई। तो वो अरेंजमेंट क्या है, वो कॉम्बिनेशन क्या है वो भी बताओ, इसका काम कौन करता है, प्रोबेबिलिटी। ये भी करता है लेकिन इतनी ज्यादा फोकस नहीं करता, ये ज्यादा फोकस किस पर करता है, ओनली कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वेज, ओनली कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वेज। पर क्या होता है जब अपन नंबर ऑफ वेज गिनते हैं तो कहीं ना कहीं अपन वो भी सोचते हैं क्या क्या अरेंजमेंट है या नहीं है। जैसे मान लो 3 टी-शर्ट है, 4 पेयर ऑफ जीन्स है, तो अब आप ड्रेसेस बनाने लगोगे तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे तो सही ना कि अच्छा कि ये ब्लैक कलर की मेरी जो टी-शर्ट है इसके साथ व्हाइट कलर की जीन्स या व्हाइट कलर की टी-शर्ट है, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो भाई कौन कौन से पेयर तैयार हो पा रहे हैं। आपका मुद्दा तो ये है भाई कितने तैयार हो सकते हैं, लेकिन कितनों के लिए आप काउंट तो मन में ऐसे ही कर रहे हो ना भाई, ये इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ। कई बार तो हो गया सीमित होता है भाई, हाँ 2 या 3 या 4 या 10 पेयर ही बने, तो उसमें तो अपन लिख भी देते हैं कि देखो ये 10 पेयर, ये इधर ध्यान दो, ये 10 पेयर ये बन गए, अपन लिख भी देते हैं। और कई बार क्या होता है ज्यादा होते हैं वो अरेंजमेंट्स, क्या होते हैं ज्यादा, जैसे 100 200 300, तो अब अपन सोच नहीं सकते भी क्या क्या होंगे, अब बस अपने को इतना सोचना होता है कि कितने हैं। फिर अपने को क्या सोचना होता है कि कितने अरेंजमेंट्स हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स है इसके बारे में हमको नहीं सोचना होता। रेडी हो, कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी के माइंड में, कुछ भी किस्म की, क्या, हाँ वो क्वेश्चन बताएगा आपको, ठीक है ना, कि बढ़िया लगना या ना लगना उसके क्राइटेरिया में है या नहीं। वो कहेगी कितने ड्रेसेस तैयार हो सकती है तो फिर बढ़िया अच्छा नहीं सोचना आपको, वो कहेगी नहीं ये ड्रेस तो अपन सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, व्हाइट के साथ अपन ब्लैक सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर वो वाला केस हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसने कहा कि कितने ड्रेसेस तैयार हो सकती हैं, पर ब्लैक एंड व्हाइट आप पहन के नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है उस पार्टी में उसके ड्रेस कोड के हिसाब से, तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हटा के बचे हुए जो केसेस है उनको करना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए, टोटल एक्सरसाइजेस हैं इसमें 4, मतलब लास्ट ईयर तक तो 4 थी, अब इस साल आप बता देना क्या है। एक बार मैं चैप्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ, 4 ही है, तो इसमें कुछ ऑमिट नहीं है और हो भी नहीं सकता है इसमें से कुछ ऑमिट। 7.1 मतलब 6.1 हो गई होगी अब आपकी, मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 7.2 एक्सरसाइज, 7.3 एक्सरसाइज, 7.4। देखो 7.1 में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा PMC, क्या रहेगा, सॉरी FMC, क्या रहेगा FMC, जो फर्दर डिवाइडेड होगा 2 टॉपिक्स में, FMP एंड FMA। अब इनका मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। FMC मतलब फंडामेंटल, सॉरी M नहीं है यहाँ, एक मिनट सही करना, FP है मल्टीप्लीकेशन, PM है यहाँ पे एंड PA, सही करता हूँ, रुको एक मिनट, शॉर्ट में लिखा था मैंने, FPC, FPM एंड FPA। अब ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
जो फर्दर दो में डिवाइड हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, और ये दोनों मिलके किस में आएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 में ये टॉपिक कवर होगा। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में एक डिफरेंट चीज आपके सामने निकल के आएगी जिसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल नई चीज मैथ्स में इंट्रोड्यूस होने वाली है 7.2, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। जैसे आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ था, आयोटा, तो वैसे ही एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, तो वो आएगी जब मैं बताऊंगा। 7.3 में एक्चुअली परमुटेशंस की बात होगी, इसके फॉर्मूला और इसकी जो परमुटेशंस, ठीक है ना, इसकी जो भी मैकेनिज्म है इसको सॉल्व करने का, या फिर इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी अपने को निकल के आएंगे। एंड 7.4 में बात होगी कॉम्बिनेशंस। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है, यानी कि यहां तक तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात होगी ही नहीं, कुछ अलग ही बातें चलेंगी। कुछ चैप्टर की सामग्री, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए उसकी तैयारी होगी एक्सरसाइज 7.1 में और 7.2 में। फिर ये जो 7.1 और 7.2 में हम चीजें सीख लेंगे, उसके बेसिस पर परम्यूटेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड अगले एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, सो हमारा मुद्दा अभी क्या है, पहली एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें बीइंग इन द प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। जब मैं ये सिखा रहा हूं तब आपको रियली डोंट मैटर कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको दिमाग नहीं लगाना, ये ज्यादा नहीं सोचना उसके बारे में, क्योंकि अगर अपन प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, अगर आप आगे की सोचेंगे कि अच्छा इससे ये होगा, इससे ये होगा, तो फिर जो सीख रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। सो एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोड्यूस करूं मैं। रेडी? चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया, अब एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन चल रहा है। पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करें। क्या है एक्सरसाइज का मतलब टॉपिक क्या है? फंडामेंटल, बोलो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई अभी जैसे मैंने कहा कि कितने ड्रेसेस तैयार कर सकते हो, तो एक्चुअली आप अरेंजमेंट्स काउंट कर रहे हो, जैसे ब्लैक के साथ व्हाइट एक, फिर ब्लैक के साथ ग्रीन दो, फिर व्हाइट के साथ पिंक तीन, ऐसा करके आप काउंट कर रहे हो ना। तो क्या प्रिंसिपल है, कैसे गिनना चाहिए, काउंटिंग का क्या प्रिंसिपल है फंडामेंटल, उसकी ये 7.1 बात करेगा। और फिर जब बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स हो जाए तो सबको अंगुलियों पे गिनना जरूरी नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आएगा। डन? क्लियर? चलो तो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? अच्छा, हमेशा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, एनीथिंग जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लीज आप एनसीईआरटी से मैच जरूर करते हुए चलना। अगर कुछ छूट जाए, जैसे कोई थ्योरम छूट जाए, कुछ भी नई चीज, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई लिखी हुई चीज, कोई शब्द लिखा हुआ हो, उसका मैं अर्थ बताना भूल गया या उसके बारे में जिक्र करना भूल गया, तो आपको आगे होके मुझे बताना है कि सर ये चीज क्या है इस चैप्टर में की हुई, ये तो आपने बताएंगे। देखो पहला टॉपिक क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दिस इज द एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन। दिस इज एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के प्रिंसिपल्स वहां पे फॉलो होंगे। पहला प्रिंसिपल क्या रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड दूसरा क्या रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, शुरू करूं, दोनों को बताऊं, स्टार्ट करूं? देखो ध्यान से सुनना, पहले हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, इसमें ये रोल ऑफ एंड रोल ऑफ और, इसको भी आप इग्नोर करो, पहले आप इस प्रिंसिपल की बात करो। क्या है? देखो, अगर हमारे सामने कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि मेरे पास वापस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, 3 टी शर्ट्स हैं एंड 4 पेयर ऑफ जीन्स। तो जीन्स भी पहनी है, टी शर्ट भी पहनी है, तो जीन्स का सिलेक्शन करना एक घटना और टी शर्ट का सिलेक्शन करना दूसरी घटना। ओके, तो अब इस घटना को भी घटित करवा दिया, यानी सिलेक्शन कर दिया, इस घटना को भी घटित करा दिया, उसका सिलेक्शन भी कर दिया। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि ये दोनों घटनाएं साथ में घटित होनी जरूरी है, या फिर केस ऐसा है कि या तो ये हो या ये हो, मतलब एंड का केस है या और का केस है, ये सोचना है। एंड मतलब दोनों साथ में हो। अब आपने सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस पढ़ा है, तो इसमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। एंड में हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में घटित कराते हैं, और में अपन क्या करते हैं, या तो ये घटित होगी या फिर ये घटित होगी। समझ गए? सो अब टी शर्ट एंड जींस दोनों का सिलेक्शन करना जरूरी है ना, अटायर तो पूरे से डिजाइन होगा ना। तो कौन सा केस बन गया, एंड। कौन सा केस बन गया? तो ये क्या करता है, आप नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। आप नंबर ऑफ वेज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 3 जीन्स थी और 4 टी शर्ट्स थी, तो 3 × 4 12 ड्रेसेस तैयार हो सकती है, और कॉमन सेंस से भी बता सकते हो 12 ड्रेसेस तैयार हो सकती है, नहीं हो सकती है? देखो
3 टी शर्ट्स को T1 T2 T3 ले लो और 4 जीन्स को J1 J2 J3 J4 ले लो। पहली ड्रेस T1 के साथ J1 का कॉम्बिनेशन, पहली ड्रेस T1 के साथ J2, T1 के साथ J3, T1 के साथ J4, 4 ड्रेसेस हो गई। अब T2 के साथ आओ, T2 के साथ J1 J2 J3 J4, 4 और हो गई 8। एंड देन फिर फाइनली तीसरी टी शर्ट के साथ T3 के साथ J1 J2 J3 J4 हो गई 12 ड्रेसेस। तो ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करो ना उसके नंबर ऑफ तरीकों को और इसके नंबर ऑफ तरीकों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। भाई 3 टी शर्ट्स हैं तो 3 तरीकों से वो टी शर्ट सेलेक्ट करी जा सकती है। जैसे टी शर्ट 1 सेलेक्ट करना एक तरीका, टी शर्ट 2 सेलेक्ट करना दूसरा तरीका, एंड टी शर्ट 3 सेलेक्ट करना तीसरा तरीका। समझ आया? सिमिलरली जीन्स 4 हैं तो जीन्स 1 सेलेक्ट करना पहला तरीका, जीन्स 2 सेलेक्ट करना, जीन्स 3 एंड जीन्स 4। तो इसके टोटल तरीके कितने, 3, इसके टोटल तरीके कितने, 4। तो 3 into 4 टोटल ड्रेस तैयार करने के कितने तरीके हो गए, 12। क्योंकि केस किसका था, एंड का था। दूसरे शब्दों में अपन क्या कहेंगे इसको, साइमल्टेनियस अकरेंस का था। किसका था, साइमल्टेनियस यानी साथ में, अकरेंस यानी घटित होना, दोनों इवेंट्स को साइमल्टेनियसली अकर करवाना था, वो मुद्दा है इसका। समझ गए क्या, क्लियर है? अब इधर आओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके सामने घटनाएं ऐसी हो कि या तो ये हो सकती हो और या फिर ये हो सकती हो, दोनों साथ में घटित नहीं हो सकती हो, या तो ये हो सकती हो या फिर ये हो सकती है, और लगा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, ये घटना घटित होने के जितने तरीके हैं और ये घटना घटित होने के जितने तरीके हैं उन तरीकों को जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? मान लो मैंने ड्रेस तैयार कर ली, ठीक है ना, ये ड्रेस तैयार करने के मेरे पास 10 तरीके हैं। मान लो जैसे भी मैंने यहां से निकाला था 12 तरीके निकले थे, मान लो 10 निकले, क्या निकले, ये ड्रेस तैयार करने के कितने तरीके निकले, 10, और तैयार करने के कितने तरीके निकले, 10, और ये तो हो गई चलो मेरी फॉर्मल ड्रेस। अब एक इनफॉर्मल ड्रेस तैयार करने के मेरे कितने तरीके निकल रहे हैं, मान लो 15 निकल रहे हैं, लेकिन ड्रेस तो आप एक ही पहन के जाओगे, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों डाल के जाओगे। तो केस किसका बन गया, केस किसका बन गया, और का बन गया, केस किसका बन गया, ओ आर और का बन गया। क्योंकि या तो आप ये काम कर सकते हो या फिर आप ये काम कर सकते हो। तो 10 और 15 को आप ऐड कर दोगे, अब की बार मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्या करोगे, ऐड। समझ आया? आपको केस सोचना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस अकरेंस का केस है या फिर ऐसा केस है कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। क्लियर है? अभी तो सबको क्लियर है? अब ये देखो बोलता क्या है, ये तो एग्जाम्पल था, अब इसको एक बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपके सामने। अभी कुछ एग्जांपल्स देंगे तो चीजें क्लियर ज्यादा होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि चैप्टर पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो थ्योरी बेस्ड चैप्टर विदाउट एग्जांपल समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट if there are m number of ways of occurrence of event A and there are n number of ways of occurrence of event B। भाई इवेंट A घटित होने के कितने तरीके हैं, m, इवेंट B घटित होने के कितने तरीके हैं, n। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस, मतलब A और B के साथ में अकर होने के कितने तरीके हो जाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है साथ में घटित होने के कितने तरीके हो जाएंगे, m इंटू n तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 2 से ज्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं, मान लो C इवेंट और आ गया और उसको घटित करने के P तरीके हैं, तो फिर अब टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, m इंटू n इंटू P। जैसे टी शर्ट्स एंड देन आ जाओ जीन्स एंड देन आ जाओ शूज भी आ गया, तो शूज को भी सेलेक्ट करना है, तो अब टोटल ड्रेसेस कितनी तैयार हो सकती हैं, m इंटू n इंटू P। मान लो मेरे पास 6 पेयर ऑफ जूते भी हैं तो 15 को 6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो 3 तो मेरे पास टी शर्ट्स हैं और मेरे पास 4 मान लो कि पेयर ऑफ जीन्स हैं और मेरे पास 6 पेयर ऑफ शूज हैं, तो टोटल अब कितने अटायर तैयार किए जा सकते हैं, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72 तरीके के अटायर वहां से तैयार किए जा सकते हैं। ये जीन्स, ये टी शर्ट, ये जूते, फिर दूसरी जीन्स, दूसरे टी शर्ट, दूसरे जूते, इस तरीके से कितने तरीके तैयार किए जा सकते हैं, 72 अटायर्स तैयार किए जा सकते। क्लियर है? एडिशन बस कॉपी पेस्ट हो जाएगा उसका। इसमें क्या लिखा हुआ था, साइमल्टेनियस। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें साइमल्टेनियस नहीं होगा, उसमें या तो ये होगा या फिर ये होगा। समझ गए ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड का केस है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और का केस। सिंपल सी बात है, समझ आया? एंड और को याद रखो आप, तो बस एंड और ये 2 बातों को आप याद रखो। ठीक है, चलो एडिशन की बात भी सुन लेते हैं और फिर सीधे चलते हैं एग्जांपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है, देखो। The fundamental principle of addition states that if there are m number of ways of occurrence of event A and there are n number of ways of occurrence of event B, वही
इवेंट ए के m तरीके, इवेंट बी के n तरीके। अब देन इधर ध्यान दो ना, क्या है पीछे, सीधे बैठो। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर इवेंट ए और इवेंट बी। तुम दोनों को एक बेंच का गैप इसलिए तो दिलवाया, अब फिर भी तुम पीछे देख रहे हो, फिर मैं उधर बिठा दूंगा। सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट। नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर इवेंट ए और इवेंट बी। और लग गया, देखो वहां पे क्या लगा हुआ था, एंड। क्या लग रहा था, एंड। मतलब दोनों को साथ में घटित कराना था। अभी साथ में नहीं घटित कराना, अभी क्या करना है, या तो इसको घटित कराना है या फिर इसको घटित कराना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, कितने तरीके हो जाएंगे बोलो, m प्लस n तरीके हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज नंबर 7.1। बस 7.1 में इतना ही है। साथ में घटित कराना है m इंटू n, अलग अलग घटित कराना है, या तो ये घटित कराना है तो m प्लस n। इससे एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व हो सकती है। रिमेंबर, अभी तक मैंने परमुटेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कुछ चीजें हैं जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन रियली समझ में आ नहीं सकता। फैक्टोरियल नोटेशन सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हो चुका है, डन। तो चलो अब अपन अभी एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, बट अपन कुछ एग्जांपल्स जरूर लेंगे, बिकॉज विदाउट एग्जांपल उसका कोई, क्योंकि नया टॉपिक है ना, तो विदाउट एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। जैसे पहला एग्जांपल है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखो। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ, नंबर मतलब संख्या, 4 लेटर वर्ड्स, 4 अक्षरों के कितने शब्द तैयार किए जा सकते हैं, विथ और विदाउट मीनिंग। मीनिंग उन शब्द का निकले या नहीं निकले वो मैटर नहीं करता। कहां से लेने सर वो अक्षर, रोज वर्ड के अक्षरों से लेने। तो रोज वर्ड में कौन कौन सा अक्षर है, आर, देन ओ, देन एस, देन ई। मतलब आप ये 4 ही अक्षर ले सकते हो। पूरे 26 अक्षर की अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है, केवल 4 ही अक्षर है आपके पास। कौन कौन से, आर, ओ, एस, ई। अब इससे आपको अलग अलग शब्द बनाने, क्या बनाने, बोलो विवेक क्या बनाने। भाई ये तो लेटर्स हैं, इससे क्या बनाने, शब्द। जैसे एक शब्द तो ये खुद ही बन गया, रोज। एक शब्द तो ये खुद ही बन गया, रोज। एक शब्द देखो मैंने आर ओ एस सी को उल्टा कर दिया, ई एस। अब कोई कहे सर इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, तो उसने क्या रखा है ना, विथ और विदाउट मीनिंग। सो मीनिंग नहीं भी निकल रहा तो भी बनाओ आप, तो मीनिंग नहीं भी निकल रहा तो भी आप बनाओ। क्योंकि अगर वो ऐसे कहता कि मीनिंग वाले ही बनाने हैं और विदाउट मीनिंग वाले नहीं बनाने हैं, तो फिर ये मैथ्स नहीं है, फिर तो इंग्लिश पे आ गया अपन। किस वर्ड का मीनिंग होता है नहीं होता है, ये तो सब्जेक्ट मुद्दा इंग्लिश का हो गया ना, वोकैबुलरी का हो गया। सो अभी मैथ्स चल रही है, तो मैथ्स में मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है डजंट मैटर। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। मान लो ओ को मैं पहले ले आऊं, ओ आर ई एस, ये भी एक वर्ड बन गया। तो ऐसे शब्द बनाने आपको बहुत सारे, क्या बनाने, शब्द। अब देखो, एक तो होती है टेक्निकल भाषा, एक होती है देसी भाषा या आम भाषा, प्रैक्टिकल लाइफ भाषा। अब टेक्निकल भाषा क्या होगी कि इस इवेंट को घटित कराने के कितने तरीके हैं, और सादा भाषा क्या होगी, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। समझ भाई। प्रैक्टिकल लाइफ लैंग्वेज क्या हो गई कि आपको मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स बता दो, और टेक्निकल भाषा क्या हुई, क्या हुई कि आपको 4 अक्षरों में से ये अक्षर चुनने हैं, इस इवेंट को घटित कराने के कितने तरीके, टेक्निकल भाषा हो गई। तो कभी तो वो टेक्निकल भाषा यूज करेगा, कभी वो साधारण भाषा यूज करेगा। ठीक है, सो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, क्लियर है। ठीक है, अब सुनिए कितने शब्द बनाएंगे। तो देखो मेरे पास 4 ब्लैंक्स है, कितने ब्लैंक्स है, 1 2 3 4। आगे सुनो, एक चीज और कही है उसने, रेपिटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। आपको लेटर्स को रिपीट करना अलाउड नहीं है। जैसे आर यूज हो गया ना, तो अब दोबारा आर यूज नहीं होगा। ओ यूज हो गया ना, तो दोबारा ओ नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज में बहुत ही खास ये टॉपिक है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। कभी कभी तो वो खुद कहेगा कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, और कभी कभी वो कहेगा नहीं, पर उस क्वेश्चन में वो बात छुपी हुई होगी कि यार इधर तो रेपिटेशन अलाउड कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, और इधर हो सकता है। कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें रेपिटेशन ऑटोमेटिकली अलाउड होगा और ऑटोमेटिक अलाउड नहीं होगा, और कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें मेंशन करना जरूरी है। जैसे इसमें तो मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि शब्द जब आप बनाएंगे तो एक को कोई ऐसे बना दे, आर 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 आर, सर 4 अक्षर का शब्द है, लेटर मैंने आर लिया, तो कोई ऐसे भी बना सकता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में मेंशन करना जरूरी है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, और कईयों में जरूरी नहीं होता। तो इसमें तो जरूरी था, उसने मेंशन कर दिया। 4 ब्लैंक है मेरे पास, और रेपिटेशन समझते हो ना साक्षी,
उसको रिपीट करना अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ पे अलाउड है क्या? नहीं है। चलो तो मुझे बताओ, यहां पे मैं एक लेटर भर सकता हूं इस चार में से, 1 2 3 4, एक लेटर भर सकता हूं। तो मैं कौन सा लेटर भर सकता हूं यहाँ पे? आर ही भर सकता हूँ क्या? ओ पे कोई पाबंदी है क्या? कौन कौन सा भर सकता हूँ? आर भी भर सकता हूँ, ओ भी भर सकता हूँ, एस भी भर सकता हूँ, कोई भी चार में से एक भर दूंगा। ठीक है, तो टोटल कितने तरीकों से इस ब्लैंक को भरा जा सकता है? 4 तरीकों से। तो इस इवेंट को घटित कराने के 4 तरीके, यस और नो? अब आता हूं मैं अगले पे। इस ब्लैंक में मैं कितने लेटर्स भर सकता हूं या कौन कौन से भर सकता हूं? कौन कौन से, मैंने क्या कहा इस चैप्टर में ये बात कम करेगा भी कौन कौन से, ये बात ज्यादा करेगा कि कितने। ठीक है, सो कितने तरीकों से भर सकता हूं? भाई एक तो भर चुके हो ना आपने, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मान लो आपने आर भरा था तो आर रिपीट नहीं होगा, आपने ओ भरा था तो ओ भी रिपीट नहीं होगा, आपने एस भरा था तो एस भी रिपीट नहीं होगा, और आपने ई भरा था तो ए भी। जो भी भरा था, क्या भरा था उसकी बात ये चैप्टर करता ही नहीं है। कितने तरीकों से भरा जा सकता है इसकी बात करता है। सो यहाँ पे एक लेटर भर चुका हूं, तो अगली पोजीशन के लिए कितने अवेलेबल वेज है मेरे पास? 3 ही अवेलेबल वेज हैं। कितने अवेलेबल वेज हैं? 3। तो इसको मैं 3 तरीकों से भर सकता हूँ। अब 3, एक लेटर यहां भर चुका हूं, एक लेटर यहां भर चुका हूं, तो उसको भरने के कितने तरीके बचे? 2 ही तरीके बचे। और 3 लेटर भर चुका हूं तो आखिरी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, इसको तो मैं एक ही तरीके से भर पाऊंगा। समझ आया? समझ आया? कोई कहे सर मैं यहां से शुरू करूं तो भी वही सीक्वेंस फॉलो होगा, 4 3 2 1। अब आपसे क्या पूछा है कि ये वर्ड बनाना है, तो ये वर्ड बनाना है तो क्या केवल एक लेटर को भरना काफी रहेगा क्या? चारों भरने पड़ेंगे ना। तो मान लो इसको इवेंट E1 मान लो, E2 मान लो, E3 मान लो, E4 मान लो। तो ये चारों इवेंट घटित कराने हैं या इनमें से कोई एक इवेंट घटित कराना है? चारों, तभी शब्द बनेगा। तो साइमल्टेनियस अकरेंस का केस हो गया, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा या एडिशन लगेगा? मल्टीप्लीकेशन, जब सारे इवेंट्स घटित कराने। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताए कितने बनेंगे? 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 2 24 वर्ड्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या? क्योंकि चारों इवेंट्स घटित कराने हैं तो हर एक इवेंट के अलग अलग तरीके मैंने निकाल लिए। इसको कितने तरीकों से कर सकता हूँ, इसको कितने तरीकों से कर सकता हूँ, इसको कितने तरीकों से, और इसको कितने, और करने चारों ही है। तो फिर सबके नंबर ऑफ तरीकों को m × n कर दिया, m × n × p × q, जितने भी वहां पे इवेंट्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो अभी एग्जांपल्स में मैं केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पार्ट कल एक्सरसाइज से करवाऊंगा, कल एक्सरसाइज अब करेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 2 में समझ आया? जितने एग्जांपल्स अभी अपन कवर कर पा रहे हैं, देखो सेकंड देखो 24 आ रहा है आंसर। 4 × 3 × thus the number of ways in which the 4 places can be filled by the multiplication principle. Fundamental principle of multiplication क्या है? Multiplication principle is this 24. Next. हाँ जी, पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 2। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मैं बाजार से 4 झंडे लेके आया, अलग अलग कलर के, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, एनीथिंग ले आया। अब उन झंडों को क्यों लाया? मुझे सिग्नल तैयार करना है। सिग्नल समझते हो भाई? रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ये एक सिग्नल बन गया। जैसे अपन कई बार रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हैं, फाटक पे, तो आपने देखा होगा कि कई बार तो वो है ना रेड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन शो करता है गाड़ी को। कई बार वो ब्लैक के साथ किसका, हम समझते नहीं उस सिग्नल का मीनिंग क्या है, उनके अपने अपने कोडिंग होती होगी, जो भी होती होगी। लेकिन 2 कलरों या 2 से ज्यादा कलर्स के कॉम्बिनेशन से एक सिग्नल तैयार किया जा सकता है ना। सो अपने को 4 कलर से क्या करना है? एक सिग्नल तैयार करना है। अच्छा, एक सिग्नल में 2 फ्लैग का यूज किया जा सकता है, वन बिलो द अदर। मतलब ऐसा सिग्नल है ये सिग्नल, देख रहे हो? ऊपर एक कलर भरना है, एक झंडा लगाना है, नीचे एक झंडा लगाना है, तो ये एक सिग्नल माना जाएगा। सो कितने सिग्नल हम तैयार कर सकते हैं, ये सवाल है। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। अब उसने सर इसमें तो बताया ही नहीं कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। तो कॉमन सेंस है, जब तू 4 झंडे लाया है, यहाँ रखे हुए, ये सिग्नल है एक, ये सिग्नल है एक, दो फ्लैग फिक्स करके सिग्नल तैयार होगा। 4 झंडे, एक उठाएगा तू, कोई भी एक उठाएगा, पहले पोजीशन पे रखेगा। तो अब उसको रख चुका है ना तू, तो उसको वापस नीचे रख सकता है क्या? रख सकता है क्या? बताओ, खुद सोचो। मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट। अब आपको एक सिग्नल तैयार करना है जिसमें एक कलर ऊपर फिक्स करना है, एक कलर नीचे फिक्स करना है। आपने उठाया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो जो फिक्स कर दिया उसको उठा के नीचे लगाओगे क्या? नीचे लगाओगे तो ऊपर ब्लैंक हो जाएगा ना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि रिपीटिशन अलाउड। मैंने क्या कहा, कभी कभी तो मेंशन करना जरूरी होता है, कभी कभी मेंशन करना जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है कि रिपीटिशन कैसे अलाउ करोगे।
तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इस केस में भी रिपीट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, सो इस वाली पोजीशन को कितने तरीकों से भर सकता हूं मैं? 4 झंडे हैं ना, तो 4 तरीकों से, और एक झंडा मैं यहाँ पे रख चुका हूं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो नीचे वाले के कितने वेज मिले? 3। मान लो अलाउड होता तो नीचे वाले के भी 4 केस होते और ऊपर वाले के भी 4 केस होते हैं, लेकिन अलाउड नहीं है ना, क्योंकि झंडा भर चुका हूं तो वो ऑप्शन खत्म हो गया नीचे वाले के लिए। सो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 3। सो टोटल कितने झंडे तैयार हो जाएंगे? तो मतलब झंडे नहीं, सिग्नल्स। झंडे तो ये 4 और 3 है, सिग्नल्स कितने तैयार हो जाएंगे? 12 सिग्नल। किसी ने कहा सर मैं पहले नीचे भर दूं तो नीचे वाले के लिए 4 ऑप्शन है, ऊपर वाले के लिए 3 ऑप्शन है, आंसर तो वही आना है ना, 4 × 3। तो इसमें ये बात नहीं की जाती कि सिग्नल कैसा बनेगा ग्रीन के साथ रेड का, ये बात की जा सकती है कितने बनेंगे, दैट्स इट। कितने बनेंगे वो बात की जाती है। 12 सिग्नल कौन कौन से होंगे इसकी बात नहीं की जाती कि वो सिग्नल भी बताओ कौन कौन से, बस कितने हैं उतनी बात करी जाती है, दैट्स इट। क्लियर है? समझ आया? आपका टाइम हो गया, जिसका टाइम हो गया वो जाओ, बाकी 2-3 एग्जाम्पल्स और देख के जाओ। 5 मिनट और। हाँ जी, अब सुनो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन किया था ना अभी, इसके बाद एक सिग्नल वाला क्वेश्चन और है। ये फोर्थ वाला ये है ना, देखो पढ़ो। वही फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन अब फंडामेंटल प्रिंसिपल, अभी तक फंडामेंटल प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा था, अब पहली बार क्या आएगा? एडिशन भी आएगा। ध्यान से सुनिए, आपको वही सिग्नल तैयार करने हैं और फ्लैग्स कितने लगा सकते हो आप? 2 फ्लैग्स नहीं लगा सकते आप एटलीस्ट 2 फ्लैग्स लगा सकते हो। एटलीस्ट लिखा हुआ है, आप क्या यूज कर सकते हो? कम से कम 2 झंडे। तो और झंडे टोटल कितने हैं आपके पास? 5 झंडे टोटल कितने? 5। तो 5 में से कम 2 यूज करने हैं। तो कम से कम 2 का मतलब क्या होता है? 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, और पांचों के पांचों भी कर सकते हो। कम से कम का मतलब क्या होता है कि उससे कम नहीं करने, उससे कम नहीं करने, 2 से कम नहीं करने। तो आप 2 फ्लैग्स का भी सिग्नल बना सकते हो, आप 3 फ्लैग्स का भी सिग्नल बना सकते हो, आप 4 फ्लैग्स का भी सिग्नल बना सकते हो, और आप 5 फ्लैग्स का भी सिग्नल बना सकते हो। समझ आया कि यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? अब आप एक एक केस अलग अलग पकड़ो। पहले तो आप 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाओ, और 2 फ्लैग्स का सिग्नल तो अभी अभी अपन ने बनाया था, सेम वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे कि ये 2 फ्लैग का सिग्नल हो गया, थोड़ा ऊपर से बनाता है, ये हो गया मेरा 2 फ्लैग का सिग्नल। डन। फिर 3 फ्लैग का सिग्नल बनाओ, 3 फ्लैग लगा दूंगा मैं इसमें, लाइक दिस। ये 3 फ्लैग का सिग्नल हो गया, बताओ समझ आया? 1 2 3। अब 4 फ्लैग का सिग्नल भी आप बना सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि उसने कहा था कम से कम 2 लेने, ज्यादा से ज्यादा कितने लेने इस पे पाबंदी नहीं है, और टोटल 5 ही है मेरे पास, ये 4 हो गए। और फाइनली आप 5 फ्लैग्स का भी सिग्नल बना सकते हो, यस और नो? टेल मी, बना सकते हो? 1 2, सर 1 मिनट रुकना, 5 मिनट है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी कर सकते हो। डन, यहां तक क्लियर है? अब सुनो, पहले इस केस को पकड़ते हैं। जब मैं 2 फ्लैग्स का सिग्नल बना रहा हूं, झंडे कितने मेरे पास? 5। तो वो 2 फ्लैग कौन कौन से उठाऊंगा? तो ऊपर वाली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है? बोलो साक्षी। 5। कोई भी एक फ्लैग उठा के मैं ऊपर भर सकता हूं, इसको भरने के कितने ऑप्शन हैं? अब वही सेम चीज की, जब झंडा भर दिया तो अब नीचे थोड़ा भर सकता हूं भरे हुए झंडे को, तो नीचे के कितने ऑप्शंस हो गए? 4। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड था कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 5 × 4 कितने टोटल झंडे बनेंगे? 20 फ्लैग्स। तो 20 झंडे तो 2 फ्लैग, 20 सिग्नल, फ्लैग्स नहीं लिखूंगा, सिग्नल से ही है ना, 20 सिग्नल तो 2 फ्लैग्स के कॉम्बिनेशन से तैयार किए जा सकते हैं, यस और नो? अब 3 फ्लैग्स के कॉम्बिनेशन से कितने झंडे, 3 फ्लैग्स के कॉम्बिनेशन से कितने सिग्नल तैयार किए जा सकते हैं वो देखते हैं। तो अगेन पहली को मैं किससे भर सकता हूँ? 5 तरीकों से। दूसरे को 1 तो खत्म हो गया तो 4, और तीसरे तक आते आते 2 ऑप्शंस खत्म हो गए तो 3। तो 5 × 4 × 3, क्योंकि मुझे वो भी भरना है, मुझे ये भी भरना है, मुझे ये भी भरना है, तो साइमल्टेनियसली अकरेंस करवाना है आपको। बोलो करवाना है नहीं करवाना है? ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है। तो एंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मल्टीप्लीकेशन का होता है, और का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एडिशन का होता है। सो 5 × 4 कितना हुआ? 20। 20 × 3 60 सिग्नल आपके 3 फ्लैग से तैयार किए जा सकते हैं। चलते हैं 4 फ्लैग से कितने होंगे? तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो टोटल कितने में? 5 × 4 = 20, 23 × 60, 62 ×
120 सिग्नल्स आप यहां से तैयार कर सकते हो, यस और नो। और लास्ट में आ जाओ, पांचों ही फ्लैग लगाने हैं आपको और सिग्नल तैयार करना है। सो पहले वाली पोजीशन पे मैं 5 में से कोई भी झंडा लगा सकता हूँ, नीचे वाली में मैं क्या कर सकता हूँ 4, उससे नीचे वाली में 3 ऑप्शंस, उससे नीचे वाली में 2 और आखिरी में आते आते एक ही ऑप्शन बचेगा, जो बचेगा वही भरना पड़ेगा। सो टोटल कितने तरीके हो गए? 20, 60 इंटू 2, 120। तो यानी कि 4 ले लो या 5 ले लो, 120 सिग्नल्स ही बन रहे, 4 से भी 120 बन रहे हैं, 4 से। डन, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब 1 2 3 4 केस है। इस केस के अंदर 2 केस थे, इस केस के अंदर 3 केस थे, इस केस के अंदर 4 थे और इस केस के अंदर 5 थे। पर्टिकुलरली जब इस केस की बात कर रहा था तो इस केस के अंदर जो 2 केस थे, दोनों करवाने जरूरी थे या नहीं थे? दोनों करवाने जरूरी थे, तो इनटू करवाया मैंने। इस केस के अंदर घुसो, इस केस के अंदर टोटल कितने केस हैं? तो वो तीनों केस कराने जरूरी है, तभी सिग्नल तैयार होगा। या ऐसा हो सकता है उसको भर के इसको छोड़ दो तो सिग्नल तैयार होगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली इसमें 4 करने जरूरी थे, इसमें 5, तो इसलिए मैंने हर एक पर्टिकुलर केस में घुसने के बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाया है, क्योंकि साइमल्टेनियस अकरेंस का केस है। समझ आया क्या? अब उस केस से बाहर आ जाओ, मतलब इन चारों से मैं बाहर आ गया। या तो आप जब आप सिग्नल बनाओगे तो आपको किसी ने अलाउ कर दिया कि यार कम से कम 2 फ्लैग तो आप यूज करना, तो आपके माइंड में आया मैं 2 फ्लैग से भी कर सकता हूँ, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। पर आप 2 फ्लैग का सिग्नल बना चुके हो, तो अब आप 3 फ्लैग का क्यों बनाओगे? आपको सिग्नल तो एक ही बनाना है ना। तो इन 4 केसेस की बात कर रहे हैं, तो इन 4 केसेस के बीच में और आएगा या नहीं आएगा बताओ भाई? आपके माइंड में क्या चल रहा है? या कम से कम 2 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं, तो एक काम करता हूं, मैं 2 फ्लैग का बनाऊं, या मैं 3 फ्लैग का बनाऊं, या मैं 4 फ्लैग का बनाऊं, या मैं 5। यही तो चल रहा है माइंड में, या ये चल रहा है कि 2 फ्लैग का भी बना दूं, 3 फ्लैग का भी बना दूं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जब आपने 2 फ्लैग और फिर 4 फ्लैग का भी बना दूं, क्योंकि झंडे ही 5 है, झंडे ही 5 है ना आपके पास। तो या तो आप ये केस चूज करोगे, या फिर आप ये केस चूज करोगे, या फिर आप ये केस चूज करोगे, या फिर आप, तो इन चारों के बीच में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ना चल के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन चलेगा। क्या चलेगा? और मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, 20 और 60 80, 80 और 120 प्लस 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 200 और 120, टोटल 320 सिग्नल्स तैयार किए जा सकते हैं। वो 320 सिग्नल कौन कौन से हैं? वी रियली डोंट केयर, हमको बस पता होना चाहिए कितने तैयार किए जा सकते, कितने सिग्नल तैयार किए जा सकते हैं बताओ? 320 सिग्नल्स। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके माइंड में और का केस चल रहा है, ओ आर और का, तो आप प्लस लगा दो, और आपके माइंड में एंड का केस चल रहा है कि ये भी करना है ये भी करना है, तो आप सिंपली क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। एक अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए वो किसके थे? मतलब कलर्स चूज करना, ये चूज करना, ये आसान होते हैं। मुश्किल पता है क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं जब आपको नंबर्स चूज करने होते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब इसने रिपीटिशन पहली बार अलाउ कर दिया, मस्त रहो, रिपीटिशन आपको अलाउ है। ठीक है। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, और 2 डिजिट का कैसा नंबर बनाना है? इवन नंबर बनाना है। सो लेट्स से ये तो हो गई 1s प्लेस, और ये हो गई मेरी 10s प्लेस। बोलो अब आपको कैसा नंबर बनाना है? बोलो कैसा बनाना है? 2 डिजिट का नंबर। नंबर्स अवेलेबल कौन कौन से मार्केट से? आप क्या लेके आए? 1 2 3 4 5, 5 नंबर आप मार्केट से लेके आए। उसी से आप ये मान लो प्रोजेक्ट मिला आपको एक 2 डिजिट का नंबर बनाने का, तो मार्केट से आप 1 2 3 4 5 चीजें उठा लाए। अब आप नंबर्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सोचो कितने नंबर्स आप बना सकते हो। तो देखो, अगर ये इवन वर्ड यहाँ नहीं होता, एक बार इसको इग्नोर करो, और सिंपली 2 डिजिट का नंबर बनाना होता, तो 1 2 3 4 5 में से मैं कोई भी एक डिजिट यहाँ भर सकता था 10s प्लेस पे, यस और नो? यहां से मैं कोई भी एक डिजिट भर सकता था ना। बोलो, जैसे मैंने 2 भर दिया, 3 भर दिया, तो इसको भरने के कितने तरीके मिले मुझे बताओ? इसको भरने के कितने तरीके मिले? इसके 5 कितने तरीके मिले साक्षी? इसको यहाँ पे भरने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो 10s प्लेस भरो या 1s प्लेस भरो, कोई भी स्टार्ट आप करोगे तो शुरुआत में आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे। अब रिपीटिशन अलाउड है, तो वापस इसको 5 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। मान लो मैं इसमें 2 भर चुका हूं, तो वापस मैं 2 उधर भी भर सकता हूं, मैं रिपीट कर सकता हूं डिजिट्स को। उसने कह दिया ना रिपीटिशन अलाउड है। सो अब की बार पहले क्या करते थे अपन? 5 into 4 करते थे ना,
5 इंटू 4 करते थे, अभी अपन क्या करेंगे 5 इंटू 5 ही कर देंगे। क्या कर देंगे 5 इंटू 5। सो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं 2 डिजिट के 25 नंबर्स बन सकते हैं। बट ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि उसने तो इवन कहा था। उसने क्या कहा था इवन। ये तो जब मैं सोच रहा हूं जब इवन एंड ऑड का पंगा नहीं है, जब इवन एंड ऑड का पंगा नहीं। ठीक है, अब इवन एंड ऑड का पंगा लगा दिया यानी कि यहाँ पे इवन वर्ड आ गया। अब इवन में इवन नंबर्स क्या होते हैं, चलो बताओ इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल, यानी कि जिनकी यूनिट डिजिट जो है 2 का मल्टीपल हो, जिनकी यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। सो यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीपल आना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 ये नंबर्स आएंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा और वो इवन कहलाएगा। सो यानी कि अब यहाँ पे भरने के तो 5 ऑप्शंस हैं मेरे पास, पर यहाँ पे भरने के ऑप्शंस खत्म हो गए। इनमें से कौन कौन सा नंबर भर सकता हूं मैं, केवल 2 और 4। सो यहाँ पे भरने के 2 ही ऑप्शंस हैं, तो इवन नंबर्स कितने तैयार होंगे 10 तैयार होंगे। और मान लो ऑड पूछता तो 2 और 4 के अलावा क्या क्या भर सकता हूं मैं यहाँ पे फिर ऑड में 1 3 5। सो कितने ऑप्शंस हैं 3। सो 5 इंटू 3 15। तो देखो 15 ऑड बन सकते हैं, 10 इवन बन सकते हैं और 25 टोटल बन सकते हैं। टोटल अभी निकाला थे अपन ने। अब या तो ऑड बनाओगे या इवन बनाओगे, तो मान लो ऑड और इवन एक ही बनाओगे तो प्लस लग गया, और वाला केस आ गया। समझ आया क्या, क्लियर है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं रिपीटिशन नॉट अलाउड कर दूं, अब बताओ कैन नॉट बी रिलेटेड। अब रिपीट नहीं कर सकते आप। सो पहले तो इवन को हटा के बताओ टोटल नंबर्स कितने बता सकते हो। इसको भरने के 5 तरीके। अब डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो एक डिजिट भर दिया तो उसको भरने के 4 तरीके। टोटल कितने नंबर्स बने 20। 20 तो टोटल बन सकते हैं। अब मैंने वहां पे इवन और लगा दिया। अब बताओ, अब बताओ एक प्लेस बताओ अब कितने नंबर, कितने 5 ही बनेंगे बोलो। देखो अब सुनना, जहां पे पाबंदी होती है हमेशा स्टार्ट वहां से करो। तो पाबंदी इस पर है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। इवन बनाने के लिए इधर 2 का मल्टीपल रखना पड़ेगा, उधर तो कुछ भी रखो। तो पाबंदी किस पे, वंस प्लेस पर है। तो बताओ यहाँ पे कितने नंबर्स भर सकते हैं हम 2। अब यहाँ पे कितने भर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते, तो 5 में से एक तो भर चुका हूं ना मैं यहाँ पे 4। सो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं 8। 8 नंबर्स बन सकते हैं जो इवन भी हैं और डिजिट्स को रिपीट भी नहीं किया जा सके। तो मैंने क्या कहा, भवंडर में घुस रहे हैं हम। ये चीज जब पढ़ा रहे हैं तब सरल लगती है, लेकिन डेली बेसिस पे रिवीजन करना जरूरी है। कितने एग्जांपल्स किए हमने 3 4, मुश्किल से 1 या 2 एग्जांपल्स और बचते हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। वो 2 एग्जांपल्स की आप कम से कम एक बार रीडिंग लगा के जरूर आए। कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पहली वाली। डन, क्लियर? और आज के नोट्स तैयार कर लेना, जो भी परमुटेशंस की इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो। ठीक है, सेम डे का काम सेम डे खत्म करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड